अनुसूचियों की बात करेंगे, शेड्यूल्ड की। ठीक, अनुसूचियों की। चलिए, तो अनुसूचियां क्या हैं? जैसे आप जानते हो कि आपने बुक देखा होगा बेटा, तो बुक में लेसन होते हैं, पाठ होते हैं। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने भाग पढ़ा वो समझ लो पाठ हैं। फिर आपने देखा होगा कि बुक में कुछ यूनिट्स होती हैं यूनिट्स। जैसे 1 से 4 तक मान लिया चैप्टर यूनिट 3 में है, 1 में है, 2 में है। तो जैसे बुक में यूनिट होती है वैसे ही यहाँ पे अनुसूचियाँ। ठीक है, अब एक न एक क्वेश्चन, वैसे आपके सिलेबस में अनुसूचियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी अनुसूचियाँ अगर देखें तो पढ़ना जरूरी है। क्योंकि देखिए 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो संविधान क्या है, अगर संविधान पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी। दूसरा, संविधान के भाग जानने जरूरी हैं। और तीसरा, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ जानना जरूरी। ठीक है, वो आए या ना आए इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए अनुसूचियाँ कितनी हैं, कितनी थी। ठीक, अनुसूचियाँ हेडिंग डाल लें, अनुसूचियाँ, शेड्यूल्ड कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए प्रारंभ में जब हमारा संविधान बना तो प्रारंभ में हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं, क्या हैं, मैं आपको एक चौपाई बता देता हूँ। पूरा ट्रिक से आपको सारी अनुसूचियाँ और उनके विषय याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया? चलिए, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा जान ले किस अनुसूची में क्या है और फिर हम लोग ट्रिक से नोट कर लेंगे। देखिए, पहली अनुसूची जो है उसमें संपूर्ण राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में दिया है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक, दूसरी अनुसूची में बताइए पुराने लोग, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं। भारत के प्रमुख पदाधिकारी कौन हैं? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद हैं, महान न्यायवादी हैं। ठीक, न्यायपालिका से संबंधित हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो इन सभी के वेतन के बारे में द्वितीय अनुसूची में दी गई। क्लियर? तीसरी अनुसूची में इन्हीं सभी लोगों के शपथ की व्यवस्था है। बस 3 लोगों के शपथ की व्यवस्था यहाँ अलग है। राष्ट्रपति की शपथ की व्यवस्था अनुसूची 3 में नहीं है। ठीक है, राज्यपाल के शपथ की व्यवस्था अनुसूची 3 में नहीं है और उपराष्ट्रपति के शपथ की व्यवस्था अनुसूची 3 में नहीं है। तो इन तीनों लोगों को छोड़ के बाकी जितने पदाधिकारी हमने आपको गिनाए, इन सब के शपथ की व्यवस्था अनुसूची 3 के अंतर्गत ही है। क्लियर, समझ में आ गया? आगे आ जाओ। हेलो, यहाँ आगे आ जाओ, इधर। हाँ, चल रहा है, आ जाओ उठ करके। चलो, ठीक। तो सूची 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। सूची 2 में क्या है? प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। ठीक, सूची 3 में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। ठीक है, सूची 4 में विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा संसद है, संसद किन से मिलकर बना है? लास्ट क्लास में हमने आपको बताया होगा। जो संसद है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन? लोकसभा, ठीक, राष्ट्रपति, ठीक, और राज्यसभा। ठीक, तो लोकसभा का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे चुने जाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव जो होता है ये अप्रत्यक्ष होता है। ये हर राज्यों का अपना प्रतिनिधित्व है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये उस राज्य पर निर्भर करता है। तो जो अनुसूची 4 है उसमें किस राज्य से कितने लोगों को लिया जाएगा, ये अनुसूची 4 के अंतर्गत। क्लियर, समझ में आया? बात पक्का हो गई? अनुसूची 5 में क्या है बताएं पुराने लोग हैं?
विभिन्न क्षेत्रों में एससी एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी व्यवस्था है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो विभिन्न क्षेत्रों में एससी एसटी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनकी स्थिति और अच्छी बनाने के लिए सरकार ने एक व्यवस्था किया कि अच्छे से उनको प्रशासन नियंत्रण दिया जाए, जिससे उनका भी विकास बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये किसके अंतर्गत है? ये अनुसूची 5 के अंतर्गत है। इसी के साथ साथ 4 राज्यों को विशेष व्यवस्था दी गई। ठीक है, कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय, इन 4 राज्यों को अनुसूची 6 के अंतर्गत विशेष व्यवस्था दी गई। ठीक है, विशेष रूप से कि इन लोगों के यहाँ पर एससी एसटी के सुधार या विकास का कार्य हो सके। हाँ हाँ, आराम से, रिकॉर्डिंग चल रही ना, तो खर 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 सुनाई देगा उसमें। बैठिए फटाफट। ठीक, ये वाली लाइट भी ऑन कर दो बेटा। ये ठीक, चलिए। तो अनुसूची 6 में क्या है? 4 राज्यों की विशेष व्यवस्था है एससी एसटी के लिए। ठीक, अनुसूची 5 में समस्त संपूर्ण भारत में एससी एसटी के लिए विशेष व्यवस्था है। क्लियर, समझ में आ गया? अनुसूची 7 में सूचियों का वर्णन है। हमारे देश में नियम बनाने के, जो कानून बनाने की तरीका है वो 3 प्रकार से है। या तो संघ नियम बनाएगा संघ सूची पर, यानी केंद्र सरकार बनाएगा, या तो राज्य नियम बनाएगा राज्य सूची पर, और या तो दोनों नियम बनाएंगे, उसे हम समवर्ती सूची। ऐसे समझ लो, या तो बप्पा निर्णय लेंगे, या तो अम्मा निर्णय लेंगी, या तो बप्पा अम्मा मिलके निर्णय लेंगे। हैं ऐसे ही तो पिताजी अगर निर्णय लेते हैं मतलब संघ सूची, माताजी निर्णय लेती हैं मतलब राज्य सूची, दोनों लोग मिलके निर्णय लेते हैं मतलब समवर्ती सूची। क्लियर, याद रहेगा किसके अंतर्गत है? अनुसूची 7 के अंतर्गत है। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? पक्का? संविधान में अनुसूचियां पढ़ा रहे हैं। ठीक, जो लोग अभी आए हैं समझ ले। फिर उसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितनी भाषाएं हैं? कल हमने बताया था। किस भाग में भाषाओं का वर्णन है? किस भाग में भाषाओं का वर्णन है? 17 में। भाग 17 में भाषाओं का वर्णन है, और अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है। कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अच्छा, अंग्रेजी उस 22 भाषा में शामिल है कि नहीं है? नहीं है। वेरी गुड, ध्यान रखिएगा, एक क्लास क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या अंग्रेजी 22 भाषाओं का भाग, या ऐसे मान लिया 5-7 भाषा, हिंदी दे दिया, तमिल दे दिया, कन्नड़ दे दिया, अंग्रेजी दे दिया। प्रश्न पूछा निम्न में से कौन सी 22 भाषाओं का भाग नहीं है, या अनुसूची 8 का भाग नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है। ठीक, अंग्रेजी और भोजपुरी को शामिल करने की बात चल रही है। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद 9वीं अनुसूची। तो 8 ये हमारी मूल अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान बना तो ये हमारी 8 मूल अनुसूचियां इसमें शामिल की गई थी। फिर समय अनुसार संशोधन करते गए और उस संशोधन में इनको जोड़ते गए। ठीक, सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में, पहला, वो 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए ही किया गया। ठीक है, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, और सरकार को अस्पताल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, तमाम सारे कार्यों के लिए ज़मीन चाहिए। अब आपका ज़मीन सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, ले लिया। अब आप कोर्ट चले गए कि तो हमारा मौलिक अधिकार है, अपनी संपत्ति नहीं देंगे, क्या करोगे? अब सरकार को बड़ी दिक्कत, विकास कार्यों में बाधा होने लगा। तो भूमि सुधार के लिए पहला संविधान संशोधन करके सरकार ने जनता से ज़मीन छीन लिया, कि अगर सरकार विकास के नाम पर आपकी ज़मीन लेना चाहती है तो आप इसके लिए मना नहीं कर सकते हो। विकास के लिए आपको ज़मीन देना ही। इसीलिए आज आप देखें, आपके खेत के बीच से नहर निकल जाए, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक, आपके घर के आसपास ज़मीन पड़ी है और आपके ज़मीन में हॉस्पिटल बनने लगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, सरकार उसका मुआवजा देती है, उसका कंपनसेशन आपको देती है। जो भी निर्धारित किया जाता है वो कंपनसेशन आपको दिया जाता है, लेकिन आप मना नहीं कर सकते हो।
ठीक है। जैसे पहले आपने देखा कई बार पुरानी जगह पे अगर कहीं गाँव में आप रहते हो तो आपने देखा होगा यहाँ से नहर आई है, बीच में नहीं है, आगे फिर नहर गई है, ठीक है। या आपने देखा होगा रोड इतना है, इतना नहीं बना है। तो ये बहुत पहले की बात है, जब भूमि सुधार एक्ट नहीं लागू हुआ तब का, इन्होंने नहीं दिया तो नहीं बना है। ऐसे इस तरीके से अभी भी कुछ दुष्ट हैं, खड़ंजा पास हो रहा है या रोड बन रही है तो उधर से भी बनाई, इधर से भी, बीच में हमारे खेत में ना खोदो। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको विनाश चाहिए। चलिए, तो भूमि सुधार किया गया, संविधान संशोधन पहला करके, और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक। तो अनुसूची 9 हो गई किससे? भूमि विकास या भूमि सुधार से संबंधित। फिर एक समय आया कि जब बहुत सारे लोग दल बदलने लगे, ठीक है। जैसे आप देखो कि जिसका सत्ता होता है उस तरफ लोग लुढ़क जाते हैं, ठीक है। जैसे इस समय कांग्रेस से बीजेपी में भागने का क्रम चालू है, तो राजीव गांधी को लगा तो सब तोड़ के जब भाग जाएंगे हमारे पार्टी से, तो दल बदल संबंधी कानून वो लेकर के आए और ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया गया। फिर ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाने के लिए 11वीं अनुसूची लाई गई, जिसमें पंचायती राज अर्थात ग्राम पंचायतों को रखा गया। और अगर ग्राम पंचायतों की बात होगी तो साथ साथ नगर पालिकाओं की भी बात होगी। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से ये 12 अनुसूची हैं। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? तो चाहे कॉन्सेप्चुअल एक एक लिख लें और ट्रिक तो आपको नोट कराएंगे। ऐसे एक एक करके कुछ नाम करके नोट कर लीजिए। जो लोग नहीं नोट किए, जो लोग नोट किए वो लोग नोट कर रखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लिख लीजिए पहली अनुसूची। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ क्षेत्र। राज्य एवं कितने राज्य हैं इस समय वर्तमान में? 28। और संघ क्षेत्र कितने हैं? 8। गड़बड़ नहीं करके आएंगे, परीक्षा में पूछा जाएगा, हो सकता है संघ पूछ लिया जाए आपसे। कितने हैं संघ शासित प्रदेश इस समय? 8, ठीक। अच्छा, कितने संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं? चलो 3, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में कितने संघ शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? तो जहां विधानसभा होती है, विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, ठीक है। तो 3 हैं इस समय केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं हैं। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, 3 में हैं विधानसभाएं। वो आगे पढ़ाऊंगा आपको, विधानसभा बताऊंगा तो वहाँ सारी चीज़ बताएंगे। पहला लिखिए, क्या लिखिए? राज्य एवं संघ क्षेत्र। राज्य क्षेत्र कितने हैं? 28। और संघ क्षेत्र कितने हैं? 8, ठीक। दूसरे में लिखिए प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन। प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन, ये दूसरी अनुसूची में है। प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन। ठीक, इसमें कौन कौन शामिल हैं हमने आपको बताया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान न्यायवादी, न्यायपालिका, राज्यपाल, महालेखा परीक्षक, ये सब शामिल हैं, ठीक। तीसरी, शपथ एवं प्रतिज्ञान, ओथ एंड अफर्मेशन। वो कहता है ना, जब राष्ट्र या कोई शपथ दिलाता है, मैं ईश्वर की शपथ लेकर पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं ना, देखते हो प्रधानमंत्री बनते हैं तो बड़ा जलसा होता है, शपथ ग्रहण समारोह, सुना होगा आपने इसे। ये वही, उसमें आगे एक चीज़ और लिख लेंगे, उसी में लिख लेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिख लें, जैसे भी लिख लें, लेकिन राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के आगे लिख लो 60। 60 क्या है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ दिलाया जाता है, ठीक। उपराष्ट्रपति 69।
राज्यपाल 159, 159। ठीक। का शपथ इसमें शामिल नहीं है, का शपथ इसमें शामिल नहीं है, यानी इतने लोगों का शपथ ग्रहण इसमें शामिल नहीं है। किनका? राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये 3 नाम दे देगा और एक नाम कोई और देगा, आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करेगा। अब आपको सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत राष्ट्रपति से होती, बस मार के चले आते। राष्ट्रपति ज़्यादा पढ़े होते हैं, बस कहीं कुछ आएगा वहाँ सब कुछ काम राष्ट्रपति ने करेगा। ठीक है। या क्वेश्चन आ गया निम्न में से किसको अनुसूची 2 के अंतर्गत अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं दिलाया जाता है, उसमें पहला नाम राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरा, तीसरा और सब रहेगा। तो इस तरीके से यानी 3 नाम ऐसे हैं जिनका अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं दिलाया जाता है। क्लियर? किनका किनका? पक्का? जितना पढ़ाया जाए यही याद हो जाए। ऑपरेशन यहाँ कर दे, टाँका घर पे लगाओ। टाँका मतलब रिवीजन। अब आप जानते हैं ऑपरेशन चाहे इतना सफल किया गया है, टाँका नहीं लगाओगे तो सड़न पैदा हो जाती, इन्फेक्शन हो जाता है ना, इसलिए घर पे रिवीजन जरूरी है। हाँ, टाँका लगाइए घर पे बैठ के। चलिए, अनुसूची 4, राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। 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 आगे लिखो, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, कोई बताएगा? राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? 31। कितनी? 31। लोकसभा की 80। विधानसभा की, विधान परिषद की, ये चारों जानना जरूरी है। ठीक है। चलिए आगे बता दूंगा सब कुछ, पहले यहाँ लिख लो इसकी जिसकी ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं? 31 सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, 5वीं अनुसूची में SC ST क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। SC ST क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। SC ST क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। 6 में लिखें, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम एवं मेघालय। मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम एवं मेघालय के क्षेत्रों में SC ST की प्रशासनिक व्यवस्था, इन 4 राज्यों में विशेष व्यवस्था की गई है। की विशेष व्यवस्था का अच्छा, SC ST क्या है नहीं जानते हो? SC शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द सुने हैं, तो अनुसूचित जाति को SC कहते हैं और अनुसूचित जनजाति को ST कहते हैं। ST वह हैं जो जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय क्षेत्र मतलब जहाँ विकास का कोई आना जाना नहीं है, विकास वहाँ नहीं जाता है। ठीक है। यानी आप देखोगे जैसे अंडमान निकोबार द्वीप तमाम जनजातीय क्षेत्र तमाम सारे, जैसे जरवा,
थारू जलवायु क्षेत्र है जहाँ पे थारू जनजाति पाए जाते हैं, ठीक, जिनका विकास से कोई लेना देना, अभी भी अर्धनग्न घूम रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। देखिए विकास हम कैसे मापते हैं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य एवं शिक्षा, इसी से तो विकास मापते हैं कि रोटी कपड़ा मकान कैसा मिल रहा है, और रोटी भी अलग अलग होती है, सामान्य रोटी, विशेष रोटी, ठीक है। हाँ, रोटियां देखना तो शादियों में जाके देखो, वैरायटी ऑफ रोटी आपको मिलेगी, ठीक है। वो ग्रीन रोटी, वाइट रोटी, ठीक है, वो धनिया पत्ती पड़ी वाली रोटी ठीक, तो सभी रोटियों का अलग अलग, लोग कहते हैं कि पेट भरने के लिए रोटी ही तो चाहिए, लेकिन रोटी की भी कास्ट अलग अलग। कुछ लोग 50 रुपये थाली खाना खाते हैं, कुछ लोग 50,000 रुपये थाली खाना खाते हैं, तो खाने का अलग अलग क्वालिटी है, ठीक है। केवल पेट भरना ही खाना नहीं है, ठीक है। जैसे दाल चावल से भी पेट भर सकता है, भुट्टा चबा के भी पेट भर सकता है, और 56 प्रकार का भोजन भी खा के पेट भर, सबके पोषण की अवस्था अलग अलग है फूड में, भोजन में। चलिए ठीक, तो 6वीं में क्या है, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम और मेघालय क्षेत्रों में SC ST के प्रशासनिक व्यवस्था। अगला लिखिए अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, लिखो सूचियां, सूचियां, सूचियों में आगे लिखेंगे संघ सूची, संघ सूची। संघ सूची में क्या है, वह विषय, आगे लिख लेंगे, वह विषय जिन पर केंद्र सरकार नियम बनाए या कानून बनाए, बात एक ही है, ठीक। जिस पर केंद्र सरकार नियम बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, संघ सूची। जिस पर राज्य सरकार नियम बनाती है, वह विषय जिस पर राज्य सरकार नियम बनाए उसे हम कौन सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची, जिस पर दोनों नियम बनाए, इसे क्या कहा जाता है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, स्रोत बताएं। ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक। समवर्ती सूची मतलब दोनों नियम बनाए, दोनों नियम बनाए, यानी राज्य भी बना सकता है, और पहला अधिकार केंद्र का हो सकता है, दूसरा राज्य का होता है। क्लियर, समझ में आ गया, पक्का। 8वां, भाषाओं से संबंधित, आगे लिख लेंगे 22 भाषाएं। कल बताया था जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी कानून, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, कोई बता सकता है, पुराने लोगों को पढ़ाया है गला फाड़ फाड़ के। 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे शामिल किया गया, दल बदल संबंधी कानून। 1985 राजीव गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी का 84 में डेथ हो गया था, उसके बाद पार्टी छोड़ छोड़ के सब भागने लगे, ठीक। तब राजीव गांधी इसको लेकर के आए थे, ठीक। अगला लिखें ना, 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी कानून। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों से संबंधित या ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतें। क्लियर। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं, ठीक। क्लियर।
अनुसूचियाँ क्लियर हो गई? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अब चौपाई नोट कर लो जिससे याद रहेगा। ट्रिक इसका और लंबा है, बहुत छोटा नहीं, लेकिन 12 है तो 12 के लिए थोड़ी सी तो लंबाई होनी चाहिए। घर में पैसा, हाँ, कसम से आया, ठीक। राज्यसभा में पुराने लोग जानते होंगे SC ST, हाँ, मित्र, दिख रहा है इसमें, मित्र, आस, मेघालय, लाया या आया, कुछ भी, ठीक। ये पहली लाइन है चौपाई की। सूची बनी भाषाओं पर जी, जिसमें भूमि सुधार समाया, ठीक। दल बदलकर नेताजी गांव से नगर में आया, ठीक। 12वां अनुसूची और 12वां अनुसूची का विषय आपके सामने एक चौपाई के अंतर्गत आ गया। इसको याद रखोगे तो आपका कोई भी एग्जाम दोगे अनुसूची संबंधित प्रश्न जरूर 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 पूछा जाएगा, गारंटीड, ठीक है। अब इसको देख लें। घर मतलब संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुसूची 1। पैसा मतलब वेतन, भाई पैसा कब आएगा? जब वेतन मिलेगा। अरे भाई आप नौकरी पाओगे, वेतन मिलेगा, तभी तो पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो घर वाले गरम गरम खाना देंगे, और पैसा नहीं आएगा तो कहेंगे मूंदा है खाए लो, नहीं उछिंद हो जाओ, हैं? हाँ। 3, 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 5 में SC ST की व्यवस्था, 6 में, ठीक, मित्र, मिजोरम, त्रिपुरा, तासे, त्रिपुरा, आस से असम, और मेघालय का मेघालय। क्लियर? अनुसूची 6 में ये 4 राज्यों की व्यवस्था है। 7वें में सूचियां हैं, अभी हमने बताया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वें में भाषाएं हैं, 7 ये 6, 7, 8, ठीक। भूमि सुधार 9, दल बदल 10, ग्राम पंचायतें 11, नगर पालिकाएं 12। चुटकी बजाते हुए अनुसूचियां याद करें, याद हो जाएगा? पक्का? श्योर? लिख लें। तो पढ़ाया है आप लोगों पुराने। बीएड का पेपर कब है? 18 को। चलिए उसके पहले आप लोगों को जीएस का और हिंदी का गोला दिलवा दिया जाए। एक दिन 4-5 घंटे की हिंदी क्लास करवा देते हैं, बस सब कवर हो जाए उसमें, हैं? नहीं, हिंदी जीएस दोनों करवा देंगे, हिंदी जीएस दोनों हैं। किस में? बीएड में? वो डिपेंड करता है आपने लिया क्या है। साइंस का साइंस आएगा, आर्ट का आर्ट आएगा, कॉमर्स का कॉमर्स आएगा, ठीक है। वो अपना विषय आप पढ़ेंगे और बाकी जो जनरल पेपर है उसका तैयारी करा दी जाएगी। नहीं, परसों लॉकडाउन हट गया कि है अभी है, तब तो कल बंद रखना पड़ेगा। हाँ, पता चला जेल जाइए, हैं पढ़ावे के बजाय। कल पेपर जो है पाठक सर को जेल भेजा गया। चलिए, हो गया क्लियर?
धरना दो आप लोग चौराहा पे। चलिए, हाँ अच्छा, ध्यान दें, क्लियर हो गया। अनुसूचियों से संबंधित बेटा कोई प्रश्न किसी का? एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहें? याद हो गया पक्का? चलो एक बार फिर से हम लोग देख लें। एक में क्या है? संघ और उसके, दो में क्या है? तीन में क्या है? चार में क्या है? पांच में क्या है? छह में क्या है? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक, अभी हम एक एक से खड़ा करके पूछेंगे, इसलिए याद कर लो। ठीक है, अपनी आदत थोड़ी खराब है। हमारा प्रयास रहता है जितना पढ़ावें उतना इसी क्लास में याद हो जाए। ठीक, बात समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से, पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में हमारे साथ रिवीजन करेंगे वेतन एवं भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, पांचवें में एससी एसटी क्षेत्रों का प्रशासन, छठवें में मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय में एससी एसटी का प्रशासन। ठीक, सातवें में सूचियाँ, आठवें में भाषाएं, नौवें में भूमि सुधार, 10वें में दल बदल, 11वें में ग्राम पंचायत, 12वें में पक्का। ठीक, अनुसूची याद हो गई, गारंटीड। चलिए ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, आपका हो गया संवैधानिक विकास, हो गया भाग सारे हो गए, अनुसूचियां कंप्लीट हो गई, पक्का अनुसूचियां कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग स्रोत पर बात कर लेते हैं। ठीक है, संविधान का स्रोत अगला हेडिंग डालें, वैसे फिलहाल आप में है नहीं, लेकिन फिर भी आप स्रोत समझ लें कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, स्रोत में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई। क्लियर? जो प्रमुख है, प्रमुख वो आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, हमने जब आपको स्रोत पढ़ाया होगा तो उसमें आपको बताया होगा कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। बताया ना, भारत शासन अधिनियम 1935 में 351 अनुच्छेद थे और उस 351 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद एज इट इज ले लिए गए। वैसे इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे भारत के संविधान पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो ब्रिटेन का पड़ा है। क्यों? क्योंकि भारत शासन अधिनियम जब बन करके आया तो उसी को कॉपी कर लिया गया बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो अच्छा था तो उसी को यहाँ पे ले लिया गया। तो हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? भारत शासन अधिनियम का। क्लियर? वहाँ से 250 अनुच्छेद एज इट इज़, कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में? 395। क्लियर? मूल संविधान कितने हैं? संविधान को बनने में कितना समय लगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गारंटीड मिलेगा, बीएड वालों को तो मिल ही जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो स्रोत में सबसे पहले अगर हम देखें तो इधर डाल लेंगे देश और इधर डाल लेंगे विषय। देश और विषय, किस देश से कौन सा विषय लिया गया। ठीक है, पुराना नोट्स है किसी का स्रोत का? यहाँ पे एक मिनट दो, जरा एक चीज़ देखनी। चलिए, सबसे पहले देश हम देखें कहाँ से? ब्रिटेन से बेटा। ब्रिटेन या इंग्लैंड बात एक ही है। यहाँ से क्या क्या लिया गया? यहाँ से सबसे पहले लिया गया नागरिकता। नागरिकता, ठीक। संसदीय शासन प्रणाली, ठीक। ये दो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो संसदीय शासन प्रणाली और नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ, भारत में एकल नागरिकता ही है, ठीक है। एकल ही लिख दें, लो
वैसे जब एकल भारत में है ही है तो एकल है ही है। अच्छा, दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में। ठीक। दूसरा, अमेरिका से क्या लिया गया? उस दिन हमने आपको बताया था मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो आपके लायक है, बाकी तो बहुत सारी चीजें ली गई हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं? हम महाभियोग कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक। हाँ, वो आपके उतना जरूरत नहीं जितनी जरूरत है। इसके बाद में आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये तीनों चीजें हमने जब आपको क्या पढ़ाया है? भाग पढ़ाया है, तो वहां पे हमने बताया है। बताया नहीं बताया? ये तीनों चीजें आपको बताई। ठीक है। प्रयास रहता है कि सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएं। ठीक। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अभी बताया है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची का विषय। वैसे हमारे पास थे, कुछ विषय और शामिल किए गए। ठीक। कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया। ठीक। रूस। रूस या सोवियत संघ दोनों नाम आता है। रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। हमने बताया है, मौलिक कर्तव्य पढ़ाया है तो आपको। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। प्रारंभ में कितनी थी? 10 थी, और 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक और जोड़ा गया। ठीक है। जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया? आपात उपबंध। कौन कौन से हैं आपात उपबंध? राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात है? 352। राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत है? 356। और वित्तीय आपात किसके अंतर्गत है? 360। ये तीनों याद रखना, एक पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्लियर? एक और, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? बताइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368। एक अनुच्छेद सब पे भारी। ठीक। ठीक। इसी में नीचे एक और लिख लेंगे, भारत शासन अधिनियम। यहां नीचे भारत शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेद 250 आर्टिकल एज इट इज ले लिए गए थे। 250 अनुच्छेद एज इट इज भारत शासन अधिनियम से ले लिए गए। क्लियर?
चलिए एक बार इसको ट्रिक से समझते हैं। पहले लिख लो, लिख लिए सब लोग? पक्का लिख लीजिए फटाफट। जिन लोगों का एडमिशन ना हुआ हो ले लें, क्योंकि ऐप पे कल क्लास चलेगी। कल फिजिकल क्लास नहीं चलेगी, कल और परसों क्लास यानी सैटरडे संडे की जो क्लास चलती है वो ऐप पे चलती है, एप्लीकेशन पे। तो जो लोग क्लास ना एडमिशन ना लिए हों एडमिशन ले लें, और ऐप इंस्टॉल करा के कैसे चलाया जाएगा आप फिर से संपर्क कर लेंगे। और जो लोग एडमिशन वाले हैं ऐप नहीं चलाना जानते हैं आप फिर से चलाना सीख लेंगे। बहुत सारे वीडियो वहाँ रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के, हिंदी के, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी और वीडियो भी मिल जाएगा। जैसे जो चल रहा है ये वहीं अपलोड हो जाता है जा कर के। क्लियर? चलिए लिख लिए सब लोग? समझा जाए कैसे? आप जानते हो हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज जिसको चाहते थे नागरिक मानते थे, और जिसको नहीं चाहते थे नागरिक, तो नागरिकता देने का काम किसका था? ब्रिटेन का। याद रहेगा, नागरिकता देने का काम किसका था? ब्रिटेन का। पक्का? पूरी दुनिया में अधिकार कौन जमाता है? अमेरिका। जैसे कल हमने बताया था कि गांव में सबसे दबंग होता है वो कहता है यहू ज़मीन हमारा है, यहू ज़मीन हमारा है, यहू ज़मीन हमारा है। क्यों? ज़्यादा नहीं मानोगे तो कंडा पथवा देगा, और नहीं मानोगे ट्रैक्टर ट्राली खड़ा करने लगेगा, वो जो आबादी की ज़मीनें पड़ी होती हैं। तो अधिकार देने का काम किसको है? अमेरिका को। इसलिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? ठीक, आयरलैंड का एज इट इज़ याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आते हैं हम लोग रूस पे। ठीक, अगर कोई आप जैसे मान लिया सपोज कि आप 8 बजे आए और क्लास ना चले तो क्या फील होगा आपको? सवेरे सवेरे बताओ, नींदों खराब के दिन पाठक सर पढ़ाओ हो नहीं आवत हैं, खड़े बतुआत हैं बहरे, यही तो रोष आएगा, गुस्सा आएगा। ठीक है भैया, क्या हाल चाल है? ये चोट वोट कैसे लग गई? कब? अच्छा अच्छा, तो चाय हमारे लिए लाए हैं? अरे भैया बहुत 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 धन्यवाद भैया। जी जी, खुश रहो भैया, खुश रहो, जल्दी नौकरी मिल जाए, बियाह हो जाए बढ़िया बिटिया से। नौकरी बात कहें यार, पहले नहीं कहे हैं। नौकरी पहले हो जाए तो खैया से हो जाए ज़िंदगी, ये लेके तो नौकरी ले लो। अच्छा यक्के काफ़ी है, अब बादिम कहियो कि नौकरिया बिहावे खातिर करत हैं? हाँ हैं? अच्छा, अब विवेक के घर पे फ़ोन किया जाए कि ये शादी के लिए इच्छुक नहीं हैं। चलो कम टू द पॉइंट। तो अगर कर्तव्य ना पूरा हो बेटा तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, रोष आएगा। अर्थात रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है? जर्मनी। जर्मनी को अगर आप देखें थोड़ा ऐसे कर लें, जर्मनी, मनी मतलब पैसा। अब आपका पैसा अगर जर जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी? आपकी ज़िंदगी में आपातकालीन आ जाएगा। पैसे नहीं रहेगा तो क्या होगा? पैसा अगर जर जाए, आप पता चला पैंट में रखे थे, पैंट स्वाहा हो गया। ठीक है, पैसा जर गया तो क्या होगा? आपातकालीन स्थिति आपके लिए आ जाएगी, अर्थात जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। ये प्रमुख पूछे जाने वाले कोई भी पेपर उठाओगे तो मैक्सिमम आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा एकल नागरिकता या नागरिकता। ये नहीं पूछा एकल नागरिकता, नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। खूब पूछा जाता है आयरलैंड, राज्य के नीति तत्व कहाँ से लिए गए? ठीक है, ये बाकी जो बच्चे हैं उनको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। क्लियर? याद हो जाएगा पक्का? इससे संबंधित कोई बात, कोई चीज़ें ना समझ में आई हो? एक हमें लगता है संघात्मक चीज़ें नहीं समझ में आई होगी, क्या है? क्यों? कोई वर्ड ना समझ में आया तो पूछ लो। चलिए संघात्मक क्या है? देखिए हमने आपको बताया था जब भाग 1 पढ़ाया था
तो बेटा हमने आपको बताया था कि भारत क्या है, एक संघ है। भारत एक संघ है, किसका, राज्यों का। भारत क्या है, एक संघ है राज्यों का। हमने आपको विशेषताएं बताई होगी, तो बताया होगा कि भारतीय संविधान केंद्राभिमुख है, सेंट्रल ओरिएंटेड है। जैसे पापा और मम्मी दोनों लोग हैं, घर, पूरा घर दोनों लोग बैठे हैं, तो पूरा घर किसके ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में पुरुष प्रधान समाज है। अब मम्मी टाइट होंगी तो मम्मी का रहेगा, चुप रहो बैठे हैं। लेकिन वास्तव में यहां पर प्रमुख कौन है, केंद्र सरकार। प्रमुख कौन है, केंद्र सरकार प्रमुख है, राज्य सरकार गौड़ है। क्यों, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र जब चाहे राज्य की हैसियत बदल दे। राज्य का देखरेख करने के लिए अपना बंदा बैठा के रखता है केंद्र। कौन होता है बंदा उसका, राज्यपाल। राज्य का प्रमुख कौन होता है, जिस प्रकार केंद्र का मुखिया राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक पद राज्यपाल के अंतर्गत ही। भले ही कोई पूछे ना रबड़ बबुआ हो, अलग बात है, मनमोहन सिंह हैं, वो एक अलग बात है कि राज्यपाल की कोई चलती वलती ना हो, लेकिन राज्यपाल संवैधानिक, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख। एक देश से दूसरे देश में कोई भी लेन देन होती है, कोई एमओयू साइन होता है, तो राष्ट्रपति ही साइन करता है। राष्ट्रपति के कार्यों को अच्छी तरीके से संचालन करने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था होती है, और मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, बस और कुछ नहीं। संवैधानिक प्रमुख जैसे घर में बाबा होते हैं ना, ऐसे राष्ट्र में राष्ट्रपति होता है। भले ही बाबा खाली डंडा लेके बहरे बैठे रहें, जो भी आए जाए सबको डांटे, हैं कहाँ जा रहे हो, होता ना, ये न पहनो वो न पहनो, ऐसे गए वैसे गए, देर से काहे आए, ये उनका काम है भाई। आप टेंशन न लीजिए इस बात को, ईश्वर ने उनको यही काम करने के लिए बुढ़ापे में बैठाया है। अब आप टेंशन में आ जाते हैं, दिन भर कोंचा करते हैं, गाली दिया करते हैं, डांटा करते हैं। वो कहते हैं हिंदुओं के बुजुर्ग अगर बुढ़े होते हैं तो छठियाए जाते हैं, सुने होंगे, हाँ, वो एज गैप हो जाती है। वो कहेंगे हमारे ज़माने में, सुने होंगे इसे, हम 12 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। तो अब लड़के जानते हो क्या कहते हैं, तो यार बप्पा गरीब रहे। हमारे पिताजी के पास स्कूटी है, हमको दिए हैं, अमीर है, तो हम स्कूटी जाते हैं पढ़ने, स्कूटर से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं। आपके पिताजी के पास नहीं था, आपके पिताजी लड़िया रहा, अब लड़िया से पढ़ने आप जा नहीं सकते थे। तो देखो सन 60 का 2022 में कौन सा मैच है, लेकिन चूंकि उनकी थिंकिंग वैसे है तो वो एग्जाम्पल वैसे ही देंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर, पक्का। एक बार हम लोग इसको याद कर लें, नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई, क्लियर। चलिए हमने बताया था संघात्मक व्यवस्था, आपको बताएंगे, वही बता रहे थे। तो हमारे यहाँ केंद्र क्या है, केंद्र प्रमुख है, ठीक है, और राज्यों का प्रमुख संघ है, केंद्र है, इसीलिए हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था। वैसे बात तो बहुत लंबी है, संघात्मक व्यवस्था बात के 2-3 दिन बात होगी, लेकिन आपके लायक यही समझ लो कि राज्य क्या है, संघ क्या है, राज्यों का समूह है। अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन वहाँ कोई भी राज्य उसके संघ से अलग हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में अगर ऐसी व्यवस्था हो तो 5-6 देश बनते, ममता का अलग, ओवैसी का अलग, फलाने का अलग, केजरीवाल का अलग। भारत में यही एक सबसे बड़ी व्यवस्था है बेटा कि कोई भी राज्य केंद्र से बाहर नहीं जा सकता। अर्थात भारत का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में सबसे पहला अधिकार, प्रमुख अधिकार केंद्र का है। केंद्र ने राज्य को अधिकार दे रखा है कार्य करने के लिए। केंद्र जब चाहे राज्य का नाम बदल दे, राज्य का परिक्षेत्र बदल दे, राज्य की सीमा बदल दे, एक राज्य को काट के 2 राज्य बना दे। देखा आपने जम्मू कश्मीर को, केंद्र ने काट के 2 बना दिया। कहा मैं महबूबा मुफ्ती से, अच्छा रुको, तुम टेंशन देती हो देशवासियों को, तुमको टेंशन दे रहे हैं हम, और उनको अलग कर दिया, लद्दाख अलग कर दिया। अभी देखो इस समय तो
केंद्र के पास सर्वोच्च शक्ति है। और ये जब हमारे देश में संविधान बनने लगा तो वास्तव में संविधान को केंद्राभिमुख बनाया गया, सेंट्रल ओरिएंटेड बनाया गया कि सबसे बड़ा पावरफुल कौन है? संसद है हमारी। हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है? संसदीय शासन प्रणाली। क्लियर? समझ में आ गया? और कोई वर्ड बेटा इसमें जो आपको ना समझ में आया हो पूछ लें। देखो 3 लोग शर्माना नहीं चाहिए। किससे किससे? डॉक्टर से, मास्टर से और गुरु से। गुरु मतलब धार्मिक गुरु, ठीक है? मास्टर को भी गुरु कहते हैं, लेकिन अब तो मास्टर सर रहोगे। हाँ चलिए, फिर भी तो आप अगर पूछने में, जैसे डॉक्टर साहब के पास दवा करने गए हैं, लेने गए हैं, अब कहो साहब तबीयत ख़राब है, पूछे कहा तबीयत ख़राब है? अरे तबीयत ख़राब है, क्या ख़राब है? तो ऐसे आपको क्या नहीं समझ में आया अगर आप नहीं बताओगे तो हमें थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है, चेहरा 32-36 बनता है तो, लेकिन क्लियर नहीं होता है। क्लियर हो गया? आज जितना पढ़ाया याद हो गया? पक्का? श्योर? किसी को आज जो पढ़ाया उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो, पूछो। महान न्यायवादी क्या है? ठीक, चलिए बताता हूं महान न्यायवादी क्या है। आपको पता है कि राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है। क्यों? अंगू मंगू चंगू भंगू कोई भी, जिसकी 35 साल की उम्र है, जो भारत का नागरिक है, जो लाभ के पद पे नहीं है और 50 अनुमोदक प्रस्तावक हों तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। अब मान लिया चंगू राष्ट्रपति बन गए, इनको देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनके पास में एक शक्ति है, न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, और भी तमाम सारी शक्तियाँ हैं। किसी को क्षमादान दे सकते हैं, मृत्यु को क्षमादान दे सकते हैं। अब राष्ट्रपति बन गए कलाम जी, वैज्ञानिक आदमी। अब उनको क्या मालूम कि CRPC और IPC क्या होता है? क्यों भाई? वैज्ञानिक को क्या मालूम कि जो है अधिनियम क्या है? वो अपना जानता है, मिसाइल बनाना जानता है। राष्ट्रपति को न्यायिक सलाह देने के लिए पूरे संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक प्रथम विधि अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसको महान न्यायवादी कहा जाता है। महान न्यायवादी किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, संसद के सभाओं में भाग ले सकता है, लेकिन केवल वोट नहीं दे सकता है। ठीक है? वो संसद के सभाओं में भाग ले सकता है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को न्यायिक सलाह दे सकता है। आपने सुना होगा भारत सरकार का वकील गया, आपने सुना होगा इसे। तो महान न्यायवादी के 2 असिस्टेंट होते हैं, वही न्यायिक सरकार का न्यायिक पक्ष वही जाके रखते हैं कोर्ट में। जैसे आपने सरकार के ऊपर कोई मुकदमा लगाया, अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन पहुंचा कहाँ? कोर्ट में। तो एक तो पक्ष का वकील और एक विपक्ष का वकील। तो विपक्ष का वकील मतलब जिसने केस किया, और पक्ष का वकील जिसके ऊपर केस किया गया। तो सरकार के ऊपर केस किया गया कि ये बिल खराब है, ये बिल अवैधानिक है। ठीक? तो सरकार भी तो अपना पक्ष रखेगी। अब नरेंद्र मोदी तो जाके पक्ष रखेंगे नहीं, हम आ गए हैं लो सुनो हमार। ठीक? उनके लिए क्या है? उनके लिए न्यायिक व्यवस्था है, और उस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत उनका कोई प्रतिनिधित्व तो जाएगा कोर्ट में, क्योंकि सबका प्रोटोकॉल, हर आदमी हर जगह नहीं पहुंच सकता। ठीक है? तो सबका एक प्रोटोकॉल है। जैसे भी आपने देखा होगा कि योगी जी के पिताजी का डेथ हो गया था, वो अपने अग्नि उसमें नहीं पहुंच पाए, दाह संस्कार में, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल होता है। ऐसा नहीं झोला उठाने पहुंच गए, उनका प्रोटोकॉल है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ अलाउ करेगा कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में, घनश्याम शुक्ला का मर्डर हुआ था, कुछ लोग जानते होंगे यहाँ, या वो हुआ था, मतलब दुर्घटना उनके साथ हो गई थी। उस दुर्घटना में अटल बिहारी वाजपेयी को डीएम ने उतरने नहीं दिया था गोंडा में। ठीक है? तो इस तरीके तमाम सारी बातें हैं कि जो सरकार के पक्ष में चीज़ें हैं। तो सरकार के तमाम सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार के काम को करते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही जाके सारे कार्यों को नहीं करता है। तो सरकार के कार्यों को चलाने के लिए बेहतर ढंग से सरकार को नियम कानून की जानकारी देने के लिए महान न्यायवादी की व्यवस्था की गई।
सरकार के कार्यों को विशेष रूप से चलाने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, कार्यपालिका के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, न्यायपालिका के लिए न्याय की व्यवस्था की गई, विधायिका के लिए संसद की व्यवस्था की गई। सारी व्यवस्थाएं हमारे देश में चलाने के लिए हैं। क्लियर? महान न्यायवादी क्लियर हो गया? और किसी का कोई सवाल? दबाए न रखो इच्छाएं, पूछो सवाल। जितने क्वेश्चन आपको ना समझ में आए खूब पूछिए, नहीं पूछेंगे तो नहीं जान पाएंगे। क्लियर? एक और बता देता हूं, CAG कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 148, ये सरकार की वित्तीय आंख होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो खर्चे करते हैं उन खर्चों का देखभाल करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक, बनाया जाता है। इसको CAG कहा जाता है। क्लियर? वो कौन से मुर्मू हैं इस समय CAG हैं? वो पहले लद्दाख के उपराज्यपाल थे, पता नहीं कौन से मुर्मू, नाम पूरा नहीं याद आ रहा है। ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? कल हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। कल मतलब अगला टर्न जो भी होगा, अभी हम लोग बात करके सूचना आ जाएगी, कल क्लास यहाँ चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या होगा उस हिसाब से। ठीक है?